फ्रेंड्स, अभी तक के हम लोगों ने जो सोशल इश्यूज़ के सारे क्वेश्चन अभी तक के आए हुए सारे देख लिए हैं। एंड अभी इस वीडियो में मैं थोड़ा सा बातों को कंक्लूड करना चाहूँगी कि इन सब क्वेश्चंस को देख के हमें क्या समझ में आता है, और अगर हमें जो अपनी सोशल इश्यूज़ की स्टडीज़ हैं उसे किस डायरेक्शन में लेके जाना है और किस तरह से इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। अगर आप देखो तो सबसे पहली बात है कि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है जीएस पेपर 1 में। इसमें से कुछ इश्यूज़ जो हैं वो ओवरलैपिंग है पेपर 2 में, पेपर 3 में, जैसे पावर्टी है, पॉपुलेशन है, वहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, एंड इसके अलावा ये पहला पॉइंट तो ये है कि यहाँ से एक बड़ा चंक मिलता है हमें क्वेश्चंस का। तो पहला पॉइंट तो ये है कि इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है पेपर 1 में, आपको इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा मिलने वाले हैं, तो आप इसको एट एनी कॉस्ट इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसको जीएस पेपर 1 में नंबर अच्छे लाने हैं उसे सोशल इश्यूज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ से ये एक लो हैंगिंग फ्रूट्स है। लो हैंगिंग फ्रूट है कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करने हैं और उसके हिसाब से रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो लो इनपुट हाई इम्पैक्ट टॉपिक है ये। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट इसका है, सेकंड पॉइंट है इसका कि इसमें आपको टॉपिक उन्होंने दिए हुए हैं, ये मतलब इन्होंने खुल के ही टॉपिक्स दिए रखे हैं। कम्युनलिज़म, रीजनलिज़म, ग्लोबलाइजेशन, सारे टॉपिक्स इन्होंने सिलेबस में मेंशन किए हैं। और जो टॉपिक हैं डायरेक्टली आप उन पे नोट्स बनाओगे एंड उन पे लिखोगे कि जैसे मान लो सेकुलरिज़म है, तो अब सेकुलरिज़म का क्या है इस पे आपको नोट्स बनाना है। व्हाट इज़ सेकुलरिज़म, सेकुलरिज़म इंडिया में मतलब किस टाइप का सेकुलरिज़म है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ये वेस्ट से अलग किस तरह से है, इसके रिलेटेड अभी वर्तमान में चैलेंजेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो और उसके बाद ये चीज़ें इस तरह से आप उसके वेरियस डायमेंशन से रिलेटेड नोट्स बनाओगे, तो वो नोट्स आपके जो होंगे वो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन में पूछ लिए जाएंगे, उन्हीं नोट्स से क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे कि रिपीटेडली इंडिया यहाँ पे क्वेश्चन 2 बार पूछे गए हैं। इंडियन आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म का एक बार आया है और एक बार आया है कि इंडिया का सेकुलरिज्म वेस्ट के सेकुलरिज्म से अलग कैसे है। तो जब आपने अपना नोट्स बनाया होगा इस पे, तो इस पे ये कहीं से भी आप पढ़ेंगे कि अगर आप पढ़ रहे हो सेकुलरिज्म पे, यूपीएससी सेकुलरिज्म ऐसे टाइप करो तो दृष्टि का आ जाएगा या इनसाइट का या जिसका भी आप विज़न का करना चाहो, तो वो ज़रूर इस चीज़ को मेंशन करेंगे वेस्टर्न और इंडियन में डिफरेंस को। तो उसको आप डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से आ सकता है। ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मान लीजिए लिया हमने रीजनलिज़म का। ठीक है, तो रीजनलिज़म क्या है, रीजनलिज़म क्या है आप उसकी डेफिनेशन लिखोगे। उसके बाद आप लिखोगे अपने नोट्स में, पहले तो आप डेफिनेशन लिखोगे तो वही आपका इंट्रो हो गया। जो रीजनलिज़म की डेफिनेशन है वही आपका आपके क्वेश्चन के आंसर में रीजनलिज़म पे जो आएगा वो आपका इंट्रो रहेगा। फिर उसके बाद आप उसमें लिखोगे कि रीजनलिज़म इंडिया में क्यों है, क्या कारण है, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे मतलब राज्यों के आधार पर मांग होने लगी। एंड फिर उसके बाद आप रीजनलिज़म पे और लिखोगे कि रीजनलिज़म के क्या कुछ फ़ायदे भी होते हैं, फिर रीजनलिज़म के नुकसान क्या हैं। फिर इसके बाद आता है कि रीजनलिज़म क्यों इंडिया में बढ़ा, इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसने रीजनलिज़म को बढ़ावा दिया है। फिर इसी के बाद आता है कि राज्यों के डिवीज़न का मुद्दा आ जाएगा। मतलब एक कॉन्टेम्प्रेरी इशू है ये कि राज्य और बड़े राज्य होने चाहिए या छोटे राज्य होने चाहिए। इस इशू को आप लिख लोगे तो इस तरह से आपके ओवरऑल एक रीजनलिज़म पे नोट्स बन जाएगा। और आप देखोगे कि वो उस नोट्स का कंटेंट ही आपको लिखना होगा जब क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट मेरा ये था कहने का मतलब कि आप जो क्वेश्चन जो भी पॉइंट्स होंगे ना, जो भी को ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं इन पे आपको नोट्स बनाने हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द जो आप लिखोगे, जो इनका कंटेंट लिखोगे, उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है इसका, तीसरा जो ये चीज़ है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि उसमें कोई एक चीज़ आंसर नहीं हो सकती, उसमें आपका व्यू, आपका ओपिनियन ज़्यादा मायने रखता है।
ठीक है, और वो होना चाहिए बैलेंस्ड। आप एक्सट्रीम पे नहीं जा सकते। जैसे कहीं पे पूछ लिया इन्होंने कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कल्चरल डाइवर्सिटी को खतरा है, इस पे कमेंट करना है, तो सिर्फ नेगेटिव बात ही बोल के चले नहीं आना है। इसमें आपको अपनी जो वही है ना कि आप कितने डिफरेंट डिफरेंट एंगल से सोच पाते हो, आपकी थिंकिंग में कितना बैलेंस है, वो यहाँ पे दिखाना है। सो इसलिए जब इसको इस पेपर को आप पढ़ते हो ना, तो आपको एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की काफ़ी ज़रूरत है। जैसे हिस्ट्री में क्या है कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा, हिस्ट्री में उन्होंने पूछा ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ के बारे में। अब ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो गए होंगे, मेजरली नेगेटिव इम्पैक्ट थे, उनका इंटेंशन गलत था। तो उसके बाद आपको यही सब लोग लिख रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसा अलग नहीं हो जाना है कि भाई बहुत, अगर ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों का 1-2 पॉइंट डाइवर्ज हो जाएगा। तो यहाँ हिस्ट्री में ब्रेन स्टॉर्मिंग का रोल बहुत कम है। जस्ट आपको एक स्पेक्ट्रम अपनी पढ़ लेनी है एंड ख़त्म। स्पेक्ट्रम को ही पढ़ना है, उसके पॉइंट्स को रिवाइज करना है, उससे आप लिख लोगे। और या बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी, इन दोनों के अलावा आपको कहीं हिस्ट्री में जाना ही नहीं है। वहाँ कुछ ओपन एंडेड नहीं है, वहाँ चीज़ें क्लोज्ड एंडेड है। मतलब आपका जो आंसर है वो वही होगा। अगर एनालिटिकल भी क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको जितना ज़्यादा आपका ओपिनियन और व्यू पॉइंट्स में डाइवर्सिटी होगी वो देखा जाएगा। सो इसलिए जब सोशल इश्यूज़ के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको उसके लिए थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी चाहिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब जब आप लिख रहे हो तो अपने आइडियाज़ को सोचो। अगर हो सके, ये अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो कि इन टॉपिक्स पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं किसी और के साथ में डिस्कशन हो जा रहा है, जहाँ पे आपको 2 लोगों के आइडियाज़ मिल रहे हैं या 3 लोगों के आइडियाज़ मिल रहे हैं, उस चीज़ को लिखो और अपने पॉइंट्स में लिखो, अपने आंसर में लिखो। वो आपका एक बहुत ही बैलेंस, बहुत ही अच्छा आंसर देगा। क्योंकि सोशल इश्यूज़ के जो टॉपिक्स हैं वो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आपको सोच के लिखने हैं, जो आपकी एनालिटिकल थिंकिंग कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस बात को चेक करने वाले हैं, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट, चौथा जो पॉइंट है सोशल इश्यूज़ को पढ़ते समय, वो है आपका करंट अफेयर्स। तो आप देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे आए हैं जो डायरेक्ट करंट अफेयर्स से लिंक करके आ रहे हैं, करंट हैम्पनिंग हो रही है वहाँ से क्वेश्चन आए हैं। जैसे गिग इकोनॉमी का सोसाइटी पे या वुमेन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो न्यू टेक्नोलॉजी हैं, जो ग्लोबलाइजेशन के बाद न्यू टेक्नोलॉजी है उसका इंडियन सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ा, या इंडिया की जो सोसाइटी जैसे कि अभी वर्क फ्रॉम होम है उसका इंडिया में, इंडिया की फैमिली सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ा, या अभी एक क्वेश्चन पूछा है कि क्रिप्टो करेंसी का इंडिया की सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ा। तो भाई जो कुछ भी करंट में हो रहा है, करंट के जो इश्यूज़ हैं ना उसको भी आपको पढ़ना है, और उन करंट अफेयर्स के इश्यूज़ में जो आपके सिलेबस से मैच कर रही हैं चीज़ें, उसको ज़रूर से अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि अभी इस टाइम पे कम्युनलिज्म या इस तरह की चीज़ों पे कुछ आर्टिकल्स अगर आ रहे हो तो, या हेट स्पीच ऐसी चीज़ों पे आ रहे हो, तो उसको आपको, क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो वहाँ से आपको उसको ज़रूर से लिखना है। तो ये आपका सोशल इश्यूज़ के जो 4 पॉइंट मुझे लगे, ये मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा इसमें क्या है और हाँ, तो बस यही है कि इसमें आपको पहला तो चीज़ है कि जो क्वेश्चन एक बड़ा चंक आता है। दूसरा चीज़ ये है कि मतलब इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं एट एनी कॉस्ट। सेकंड चीज़ है कि इसके जो नोट्स बनाने हैं वो आपको अपने नोट्स तो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उन्हीं नोट्स से वो कंटेंट ही निकल के आएगा। एंड थर्ड जो चीज़ है वो है कि जितना ज़्यादा आप अपनी सोच में डाइवर्सिटी ला सकते हैं, जितना आपकी एनालिटिकल स्किल अच्छी होगी और जितना आप सोच पाते हैं, तो इसीलिए अगर, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो सोच के लिखनी होंगी तुरंत में, तो यहाँ पे इसीलिए राइटिंग प्रैक्टिस भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है सोशल इश्यूज़ के क्वेश्चंस में। एंड थर्डली जो है करंट अफेयर्स से लिंक करना है। करंट अफेयर्स के जो एमर्जिंग या नए तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं, उन इश्यूज़ में आपके सिलेबस के जो करंट अफेयर्स, जो सोशल इश्यूज़ का पोर्शन है, वहाँ से कैसे लिंक होती हैं चीज़ें, ये भी आपको देखते रहना है। तो अगर आप इन सारे बातों का ध्यान रख के प्रिपेयर करेंगे तो ये वाला सेक्शन काफ़ी अच्छा सा तैयार हो जाएगा और काफ़ी स्कोरिंग है GS1 में एक बढ़त आपको दिलाएगा। थैंक यू।